Hello everyone, welcome to our yet another episode of Dekho Apna Desh, initiated by Ministry of Tourism. And I am happy to say that our this initiative Dekho Apna Desh has been included in the budget document of 2023. So this initiative by Ministry of Tourism to bring the less visited places and the treasures which are still unexplored in India. It is picking the grounds and it is reaching the uh, visitors in domestic and as well as international markets. So today in this episode we have Mr. Gopal Singh Chauhan who will discuss about the Bikaner city in Rajasthan. This is also a famous city, the city of palaces. You can say there are Havelis, they are called as Havelis. So Bikaner has many Havelis and many stories to be told. Rajasthan itself is the state of palaces, and the name suggests the place of kings. So many kings and rulers have been in Rajasthan, and there are many much things to share. So Mr. Gopal Singh Chauhan is owning an NGO, and through that he is doing a lot of activities including the preservation of monuments, and he is also doing the Bikaner heritage walk, cuisine walk, and many other things. So he will share the insight of Bikaner, the culture, traditions, Havelis, cuisines, and other matters which we may not be aware about Bikaner. So to go further, I would like to invite Mr. Gopal Singh Chauhan to share his presentation and insights about Bikaner. Mr. Chauhan. Thank you very much, sir, for inviting me and giving this opportunity to share some glimpses, some history, some stories about my city called Bikaner. So I will keep this session bilingual. मैं हिंदी में भी बात करूंगा, थोड़ा अंग्रेजी में भी बात करूंगा और चाहूंगा कि आप इस शहर से थोड़ा कनेक्ट हो। कुछ ऐसे विजुअल्स आपके सामने रखूंगा। शायद आप में से बहुत लोग बीकानेर आ भी चुके हैं और जब ये कुछ कहानियाँ मैं बताऊँगा तो आपका बिल्कुल मन करेगा कि आप एक बार ज़रूर इस शहर में आएँ क्योंकि शहर की बहुत ख़ास बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सॉरी। आज मैं बात करूँगा बीकानेर के बारे में जिसको हज़ार हवेलियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं जब आप गूगल करते हैं बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर की भुजिया बहुत फ़ेमस है, बीकानेर के रसगुल्ला बहुत फ़ेमस है, बीकानेर की मिठाइयाँ बहुत फ़ेमस है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बीकानेर अपनी विरासत को लेकर अपनी विरासत से भी पहचाना जाता है, अपने कल्चर से भी पहचाना जाता है, अपनी हवेलियों से भी इसकी पहचान है। हज़ार हवेलियों का शहर, जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो एक बहुत ही सरप्राइज़िंग सा लगता है कि किसी शहर में क्या सच में हज़ार हवेलियाँ हो सकती हैं? हवेलियाँ मतलब बिग मैंसन्स जिसको हम लोग आप कहीं पर भी देखते हैं तो बड़े पैलेसेस जैसे भी आपको कुछ हवेलियाँ यहाँ पे दिखाई देगी। तो क्या सच में ये हज़ार हवेलियों का शहर है, इस पे भी मैं बात करूँगा। लेकिन जो आप पहली स्लाइड मेरे सामने देख रहे हैं, ये बीकानेर की बहुत फ़ेमस गली है, बहुत फ़ेमस स्पॉट है, जहाँ पे हर टूरिस्ट जो भी बीकानेर आता है, वो इस जगह पे ज़रूर आता है। हम इसको बोलते हैं रामपुरिया की हवेलियाँ। ये 5 हवेलियाँ बहुत सुंदर, इतनी सुंदर बनाई गई है लाल पत्थर से कि इसको आप देखते ही आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कोई इंसान एक पत्थर पे कारीगरी कर सकता है। तो ये फ़ोटो
बहुत मायने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत ही पॉपुलर अ, हवेली है बीकानेर की, रामपुरिया हवेलीज़, उनका ये फ़ोटोग्राफ है। दूसरा, इसमें एक साइकिल पे एक व्यक्ति जा रहा है गली के अंदर, और एक मवेशी, एक गाय भी आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों सिम्बलाइज़, मैंने ये फ़ोटो क्यों चूज़ किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बाकी शहर जहाँ पे हवेलियाँ हैं, चाहे आप शेखावटी जाएँ, चाहे आप कहीं पर भी जाएँ, वहाँ पे लोगों का इतना जुड़ाव नहीं है हवेलियों के साथ। लोग या तो बाहर चले गए, मालिक बाहर चले गए, आपको गलियाँ बहुत सूनी मिलेगी। लेकिन हवेलियों का एक्सपीरियंस तभी है जब वहाँ के लोग इसको ओन करें। लोग उसके साथ एक कनेक्शन फ़ील करें, और ये आपको बीकानेर में बहुत देखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति, जब ये पत्थर जब बीकानेर में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, हर व्यक्ति ने अपने हर घर में इस पत्थर का इस्तेमाल किया है, और एक जुनून की तरह इस पत्थर को अपने घर में लगाया है। जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने बड़ी हवेलियाँ बनाई, जिनके पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने एक छोटा-सा पत्थर अपने हाथ से कार्व करके भी अपने गणेश जी या एक छोटा-सा गुंबद भी अपने चूने के घर पे लगा दिया। ये दिखाता है कि बीकानेर के लोगों का इस पत्थर के साथ क्या जुड़ाव था। तो एक मिथ है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार, किसी शहर में 1000 हवेलियाँ कैसी हो सकती है? Is it really possible that a city owns 1000 हवेलीज? सो यहाँ पे एक मैं मिथ तोड़ना चाहूंगा कि yes, we had more than 1000 हवेलीज, and it is documented in a book called हजार हवेलियों का शहर, with the name and honors of each and every हवेली. But yes, this is also true कि सारी हवेलियां इतनी सुंदर नहीं है, इतनी कारीगरी वाली नहीं है, बट लोगों ने लाल पत्थर को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया है। बहुत, मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो वेलकम टू बीकानेर, हजार हवेलियों का शहर। So this slide is showing that why Bikaner is called cultural capital of Rajasthan. एंड आई एम सेइंग कि हो सकता है कि यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हो, विदेशी टूरिस्ट कम आते हो, लेकिन कल्चरली ये जितना रिच है बीकानेर, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई शहर इतना रिच होगा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि गुजिया बन रहे हैं, घेवर बन रहे हैं, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ और नमकीन कि यहाँ पे बहुत बड़े सेंटर्स हैं जिनको लोग खाना पसंद करते हैं। और बीच में एक कोट आपको दिखेगा कि फूड इज नॉट ए मैटर ऑफ सब्सटेंस हियर, इट इज ए रिलीजियस रिचुअल, ए परफॉर्मिंग आर्ट। इफ यू सी, यहाँ अगर आप आते हो, और एक फूड वॉक जो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, अगर आप उसमें मेरे साथ चलोगे, तो आपको लगेगा कि हर फूड पे इतना काम हुआ है। फूड ऐसे ही नहीं बना दिया गया, उस पे बहुत सोचा गया, उसके पीछे एक फिलोसॉफी है कि इस समय में कौन सा फूड खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, कौन सा घी इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सोच के यहाँ पे फूड की डिजाइन, फूड फूड क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं एक पाटा कल्चर, जहाँ पे लोग बैठते हैं और दिन भर अपनी हथायां करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। कैमल्स देख सकते हो, बीकानेर इज ए कैमल सिटी ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे कैमल्स, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। सोने का काम यहाँ पे बहुत होता है, हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे बड़ी प्रचुर मात्रा में होता है, कपड़े से लेकर, सोने से लेकर, कुंदन की कारीगरी से लेकर, जड़ऊ से लेके बहुत सारे चांदी का काम इस शहर में होता है। तो व्हाई, व्हेन आई एम सेइंग दिस इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ राजस्थान, you can experience every sort of craft, music, heritage, monuments, havelis, food. It's a mix of everything. So when I say, I generally say कि बीकानेर अगर आप आओ तो कुछ देखने मत आओ, कुछ भी देखने आओ। जब आप यहाँ पे कुछ भी देखने आओगे, तो आपको इस शहर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि एक छोटा सा शहर अपने आप में कितनी सांस्कृतिक विरासत को लेके बैठा है। So why? So now we will go back to the history. Why it is called बीकानेर? ये कैसे बना? इसकी स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर, दरअसल ये जो पूरा एरिया है, इसको पहले हम लोग जंगल देश बोलते थे। महाभारत टाइम से द एरिया ऑफ प्रेजेंट बीकानेर वाज बैरन वाइल्डरनेस एंड कॉल्ड जंगल देश। यहाँ पे ज्यादा कुछ हैबिटेशन नहीं था, ना यहाँ पे इतने पेड़ पौधे थे, पूरा एक रेगिस्तान जंगल था।
तो जब 15th सेंचुरी में 1545 विक्रम संवत में जोधपुर के महाराजा राव जोधा के बेटे राव बीका के साथ कुछ अनबन हुई और एक छोटी-सी लड़ाई के चक्कर में राव बीका को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि मैं अपना शहर खुद बसाऊँगा, मैं अपना राज खुद बसाऊँगा और ऐसा करके अपने पिता से जोधा से नाराज़ होके वो वहाँ से निकल गए अपने सैनिकों के साथ, चुनिंदा सैनिकों के साथ निकल गए और बीकानेर की तरफ आए। वहाँ उस समय बीकानेर में 7 जाट कम्युनिटी का पूरा एक साम्राज्य था और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पे राव बीका आए और उनको लगा कि यहाँ पे मुझे अपना शहर बसाना है, अपना राज स्थापित करना है, वो एक नेहरा नाम के जाट के आधिपत्य में था और नेहरा जी ने एक शर्त रखी कि हाँ, मैं आपको ये दे दूँगा ये जगह, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप इस शहर के नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ोगे। तो आप देख सकते हो बीका बीका जी वो जो राव जोधा के बेटे जोधपुर से बीकानेर आए और नेहरा वो जाट जिन्होंने अपनी ज़मीन बीका जी को दी, ये राज बसाने के लिए। तो इन दोनों बीका और नेहरा, बीकानेर और नेर मिलके इस शहर का नाम बना बीकानेर। और जब आप इस एम्बलम को देखते हो, ये जो साइड में रॉयल च चिन्ह है, उसमें लिखा है जय जंगलधर बादशाह, क्योंकि ये पूरा जंगल प्रदेश था और यहाँ पे जो राज करने वाला राजा होता था, उसको जंगलधर बादशाह बोला जाता है। तो ये एक छोटी-सी कहानी बीकानेर को लेके कि बीकाजी और नेहरा जाट दोनों के नाम से मिलके ये बीकानेर शहर बसाया गया था 15th सेंचुरी में 1545 में। सो इस फ़ोटो में बीकानेर के बहुत प्रसिद्ध राजा गंगा सिंह जी आपको दिख रहे हैं हाथी की सवारी पे और ये राठौड़ डायनेस्टी के आधिपत्य में था और इसके हिस्टोरिकल, कल्चरल हेरिटेज में इन लोगों का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है कि उन्होंने बहुत अ, यहाँ के कल्चरल को, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को, यहाँ के हेरिटेज को रिच करने में इस इन राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था। बट उसी समय में इस टाइम में 17th सेंचुरी में जब हवेलियों की बात आती है, तो यहाँ के जितने भी मारवाड़ी व्यापारी थे, वो बाहर व्यापार करने के लिए गए और वहाँ से उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उस पैसे से यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ का निर्माण हुआ। द ऑरेटिक सिविक ऑर्नामेंटेड विद लग्जरियस एंड sumptuous हवेलीज़, पैलेसेस एंड फोर्ट्स आप यहाँ पे देखते हो, वो लाल पत्थर के बने हुए हैं। ये जिस फोर्ट का आप फ़ोटो देख रहे हो, वहाँ पर भी लाल पत्थर का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया गया है। Yes, so you can see that this man is opening his window अपने हवेली के बाहर देख रहे हैं और ये हर हवेली में इस तरह के अभी भी बहुत सारे मालिक रह रहे हैं और ये पूरा शहर जो है वो बहुत ही पुराना जो शहर है वो अ, अ, बहुत ही गलियों में बसा हुआ है। आपको चारों तरफ बाउंड्री वॉल दिखेगी और गलियों में से होते हुए आप इस शहर का चक्कर लगाओगे। बहुत छोटी गलियाँ हैं, नैरो रोड्स हैं, बहुत ही ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स है, हवेलियाँ हैं और काफ़ी संकरा-सा ये शहर है। और इसके बीच में आप जब हवेलियाँ देखते हुए निकलोगे, तो मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर कृष्ण चंद्र शर्मा वो कहते थे कि ये शहर जैसलमेर को आप सोने का शहर बोलते हो, जोधपुर का ब्लू सिटी बोलते हो, बीकानेर को क्या शहर बोलोगे? तो उन्होंने बोला कि बीकानेर को आप दाड़िम नगरी बोल सकते हो। दाड़िम क्या? अनार। जब आप इस शहर को ऊपर से देखोगे, तो आपको लगेगा कि अनार की तरह ये शहर है। हवेलियाँ एक-दूसरे से चिपकी हुई है, अनार के दानों की तरह लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही सुंदर शहर ये आपको देखने को मिलेगा जब आप इस शहर के पुराने शहर में से होते हुए हवेलियों को देखोगे। एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगा कि 17वीं शताब्दी में एक जैन कवि हुआ करते थे, मथेन उदयचंद बीकानेर आए और उनको ये बोला गया था कि आप इस शहर के बारे में कुछ लिखो। तो उन्होंने पूरे शहर को घूम के एक बहुत ही सुंदर रचना लिखी जिसको बोलते हैं बीकानेर गज़ल। ये बीकानेर गज़ल
मैं पूरे शहर की के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की बाज़ार के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में, यहाँ के पुरुषों के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में, यहाँ के आवासों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है और ये गज़ल अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, हेरिटेज मैपिंग का डॉक्यूमेंट है कि आप उस गज़ल को पढ़ के कह सकते हो कि 17वीं शताब्दी में बीकानेर कैसा दिखता था। उसी का एक दोहा मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें वो हवेलियों के बारे में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? देखे नगर के आवास, निकी कोरनी है खास। मतलब मैंने नगर के आवासों को देखा, जो आप हवेलियाँ देख रहे हैं, ये नगर के आवास हैं और निकी कोरनी है खास। जो कोरनी है, जो इसपे कार्विंग की हुई है, ये बहुत खास है। ये मथेन उदयचंद लिख रहे हैं अपनी बीकानेर गज़ल में। घर-घर जालियाँ ने गोख। आप देख रहे हैं इस हवेली के ऊपर बहुत सारी जालियाँ बनी हुई है। गोख हम बोलते हैं विंडो को। गोखा एक मारवाड़ी शब्द है जिसको विंडो बोला जाता है। बैठे करत तिहाँ जोख, जहाँ पे लोग बैठ के बातें करते हैं। आप इस स्लाइड को अगर गौर से देखोगे, तो जो होर्डिंग लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है शांति भवन, उसके पास में एक विंडो है, उसकी खिड़की है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और ये लोग बैठ के यहाँ पे हथाई करते हैं, बात करते हैं। ये गेस्ट रूम माना जाता है हवेली का। तो ये बॉस आप देख सकते हैं कि इस दोहे में जो लिखा गया है, इस गज़ल के दोहे में जो लिखा गया है, ये स्लाइड में आप बिल्कुल देख सकते हो कि बिल्कुल सही लिखा गया है बीकानेर के बारे में, कि यहाँ के आवास जो हैं, यहाँ के जो घर हैं, ये हर घर अपने आप में एक हवेली है और इसकी हर कोरनी की एक खास बात है। इतनी जालियाँ, इतने झरोखे इस हवेलियों में बने होते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसको हवेली क्यों बोलते हैं? ये बहुत लोग नहीं जानते इस बारे में। बहुत लोग जो अंग्रेज़ी में इसका जो ट्रांसलेशन मैंसन बोला जाता है, वो तो बहुत अधूरा है। हवेली का मतलब होता है, हवेली में एक वर्ड है हवा और एली मतलब आइली, मारवाड़ी में बोलते हैं आना, आइली को। तो जिस घर में बहुत सारी हवा आती हो, इन छोटी-छोटी खिड़कियों से, इन छोटे-छोटे झरोखों से, उसको बोला जाता है हवेली। आपके सामने स्लाइड में 3 हवेलियाँ दिखाई दे रही है और तीनों में छोटे-छोटे झरोखे हैं और इनमें से गर्मियों के दौरान, क्योंकि बीकानेर में टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है गर्मियों में, जून-जुलाई में। उस समय ठंडी हवा आती है इन हवेलियों में, क्योंकि इनकी जालियाँ, झोखे जो हैं वो बहुत छोटे-छोटे हैं और इसमें से बैठ के आपको बिल्कुल भी बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में लगभग 5 से 7 डिग्री का आपको फ़र्क मिलेगा हवेली के अंदर और हवेली के बाहर। तो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया आर्किटेक्ट है। ये मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार जब ये पत्थर यहाँ से इसको ये यहाँ की हवेलियाँ बनी हुई है लाल पत्थर से और ये लाल पत्थर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गाँव है दुलमेरा। दुलमेरा में ये पत्थर निकलता था और इस पत्थर को जब यहाँ मिला तो पहला इस्तेमाल जूनागढ़ से भी बहुत पहले बहुत सारे घरों में किया गया। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये है बीकानेर का कोर्ट गेट, जो बीकानेर के ओल्ड सिटी में एंट्री पॉइंट जिसको हम माना जाता है। ऐसे 5 गेट बीकानेर में हैं और ये साइड में आपको दिखेगा बीकानेर का पुराना रेलवे स्टेशन। हर जगह पे इस लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। आप पूरे बीकानेर में घूमोगे ओल्ड सिटी में और ओल्ड सिटी के बाहर, तब भी आपको बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स जो है, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, जो गेट्स हैं, जो पूरी वॉल है, रेलवे स्टेशन, ये सब आपको पुराने दुलमेरा लाल पत्थर की मिलेगी और इस पत्थर की खास बात ये है कि बहुत लचीला पत्थर होता है। इस पे आप आराम से कारीगरी कर सकते हैं। चाहे जितनी कारीगरी कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। ये व वही फ़ेमस हवेली का फ़ोटो रामपुरिया हवेलीज़ और ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, इसको आजकल बोला जाता है टाइटैनिक हवेली। इसका स्ट्रक्चर दरअसल टाइटैनिक जहाज़ की तरह दिखता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ्स और आजकल तो इंस्टाग्राम और वेडिंग शूट्स के लिए इन हवेलियों का इस्तेमाल होता है और ये हवेलियाँ दरअसल एक यहाँ का जो वेल्थी मर्चेंट क्लास है, जिन्होंने बाहर व्यापार करके पैसा कमाया, उन्होंने इतनी सुंदर हवेलियाँ इस शहर को दी और इसको एक हिस्टोरिक सेंटर बनाया बीकानेर को।
ये आप देख सकते हैं एक और नए तरह की हवेली जो रामपुरी हवेली की तरह नहीं है, जिसमें कार्विंग बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर झरोखे, जालियाँ। अनफॉर्च्यूनेटली ये हवेली अब नहीं रही, इसका आधा पार्ट तोड़ दिया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बात करूँगा, बट अनफॉर्च्यूनेटली दिस हवेली डज़न्ट एक्जिस्ट राइट नाउ। और इनमें आप देख पाओगे कि राजपूत से लेके मुगल स्टाइल और कॉलोनियल डिटेलिंग भी आपको इन हवेलियों में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इन हवेलियों को एक ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक ही तरह से कार्विंग की गई है। इसमें आपको राजपूत स्टाइल, मुगल स्टाइल और इवन कॉलोनियल डिटेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन हवेलियों को बहुत नज़दीक से देखते हो। ये आपको स्लाइड में दिखाना चाहूँगा कि इस हवेली के 3 पार्ट आपको इसमें दिख रहे हैं। जो ऊपर जो आपको दिख रहा है रेलिंग के जस्ट नीचे, इसको हम बोलते हैं जाली। ये बहुत ही इंट्रिग्रेट डिज़ाइन है, बहुत बारीकी से इस पे काम किया जाता है। इसके जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है विंडो से जस्ट ऊपर, उसको बोलते हैं छज्जा। ओवरहैंग जिसको बोलते हैं, जो बारिश के पानी को अंदर आने से रोकता है। और तीसरा जो हिस्सा नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं झरोखा, जिसको हम बोलते हैं बालकनीज़। ये 3 इसके हिस्से हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो हार्श क्लाइमेट हमारा है, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतनी ठंड होती है, सर्दी के मौसम में और गर्मियों में इतनी गर्मी होती है। इस क्लाइमेट को एडजस्ट करने के लिए इस तरह की डिज़ाइन दी गई है कि ये हवेलियाँ अंदर से गर्मियों में बहुत ठंडी रहती है और सर्दियों में ये हवेलियाँ बहुत गर्म रहती है। आप जब इस हवेली के अंदर घुसते हैं, तो आपके डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें अलग-अलग रहवास की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, गेस्ट के लिए व्यवस्था है, महिलाओं के लिए व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, एक बहुत सुंदर आंगन होता है इस हवेलियों के अंदर। तो ये बहुत ही जिसको मैं बोलूँ कि सोच समझ के डिज़ाइन किया हुआ आर्किटेक्चर है इन हवेलियों का। जब हवेलियों की बात आती है तो हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं, जिन्होंने ये हवेलियाँ बनाई थी, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया गया था। आपको एक मैं बहुत पुराना फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, जिसमें अ, लगभग 15 वो आर्टिज़न्स हैं, जिन्होंने इन हवेलियों की डिज़ाइन्स को तैयार किया। यहाँ पे मैं 2 चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि एक कम्युनिटी होती थी सुथार, वो इस हवेलियों की डिज़ाइन्स क्रिएट करते थे, वो डिज़ाइन बनाते थे पेपर पे, कि ये हवेली का डिज़ाइन ऐसे होगा। और बनाने वाले कौन थे? जो कारीगर जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया, वो होते थे उस्ता। उस्ता कलाकार जो बीकानेर में सिंध से आए थे, उन्होंने इन हवेलियों पे इस पे कुरेचन का काम किया, उसको कुरेदने का काम किया, उसको इतनी सुंदर डिज़ाइन जो दी, वो अ, उस्ता कलाकारों ने दी। तो सुथार और उस्ता, इन दोनों ने मिलके इन हवेलियों का निर्माण किया। नीचे आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, बालूजी चलवा, ये बहुत फ़ेमस आर्किटेक्ट थे हवेलियों के। और जो पुराना फ़ोटो में आपको इतने आर्टिस्ट दिख रहे हैं, ये सब उस्ता और सुथारों ने मिलके इन हवेलियों को बनाया था। हवेलियाँ बीकानेर की क्या ख़ास बात है हवेलियों को लेकर, क्योंकि जब आप शेखावाटी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पत्थर की हवेलियाँ नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको लाइमस्टोन, चूने की हवेलियाँ मिलेगी और उन हवेलियों के बाहर आपको पेंटिंग्स दिखती है। इसलिए उनको ओपन म्यूज़ियम्स बोला जाता है, शेखावाटी की हवेलियों को। लेकिन बीकानेर की हवेलियों के बाहर पेंटिंग्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर का काम ज़्यादा किया हुआ है। बट बीकानेर की हवेलियों के अंदर लाइमस्टोन के ऊपर जो राव बीका के साथ मथेरन आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग्स हर हवेली के अंदर की हुई है। ये एक हवेली का फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर इतनी सुंदर मथेरन चित्रकारी यहाँ के कलाकारों ने की। और दूसरा फोटो, ये एक हवेली के अंदर मंदिर है, मंदिर की सीलिंग है ये। इस सीलिंग के अंदर 3-4 तरह के काम हो रखे हैं, जो आप गुलाब के देख रहे हो पेंटिंग्स, ये मथेरन है, इसके साथ आला गीला भी मिक्स है, इसके साथ उस्ता कला भी मिक्स है, जिसके अंदर आपको गोल्डन जो कारीगरी की हुई है, ये उस्ता कलाकारों की हुई है। बीकानेर की उस्ता कला बहुत फेमस है, जो पहले ऊँट की खाल पे होती थी, अब वुड पे होने लग गई है।
तो आपको इस एक पिक्चर में आलागीला पेंटिंग्स, मथेरन पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स और उस्ता कला पेंटिंग्स, ये आपको चारों रूप इस एक सीलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी रेयर। एंड जब आप इन हवेलियों के अंदर जाते हो तो ऐसा लग रहा है कि हवेलियां पूरी की पूरी एक ओपन म्यूजियम है पेंटिंग्स की। When I started working in Bikaner, आप जो नीचे स्लाइड देख रहे हैं इस पे लिखा है लोकायन। लोकायन इज आवर एनजीओ, जो बेसिकली जब हमने देखा कि बीकानेर की हवेलियां बहुत बड़े लेवल पे तोड़ी जा रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो हमने एक कैंपेन शुरू किया जिसका असर ये हुआ कि इन हवेलियों को, बीकानेर की हवेलियों को 2012 जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जो हर साल अपनी एंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट जारी करता है, 2012 में ये एक्सक्लूसिवली, बिकॉज डब्ल्यूएमएफ सिर्फ एक बिल्डिंग को ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में लेता है, बट हमने पूरे शहर को एक यूनिट की तरह बनाया और उनसे निवेदन किया कि आप इसको कंसिडर कीजिए। और 2012 की वर्ल्ड वॉच लिस्ट जो है एंडेंजर्ड हवेलियों की, मॉन्यूमेंट्स की, उसमें बीकानेर को भी इंक्लूजन दिया। और उसके बाद बहुत बदलाव भी आए बीकानेर में। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें हम पूरे बीकानेर का एक ट्रिप लेंगे, एक वॉक ट्रिप। तो ये हेरिटेज वॉक में हम लगभग 700-800 मीटर की बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉक है, जो हम रामपुरिया हवेली से शुरू करते हैं और यहाँ के पुराने बाजार से, यहाँ एक बहुत ही फेमस चाय पट्टी है जहाँ पे आपको सुबह सुबह बहुत ही स्वादिष्ट कचौरियाँ, मिठाइयाँ, पकौड़ी भी मिलेगी। और यहाँ की आपको हवेलियों के अंदर से भी हम आपको वॉक कराते हैं, यहाँ के बाजार, यहाँ का कल्चर अगर आप पुराने शहर का देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रूटेड है। लोग आपको बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, आपको ऑफर करते हैं अपने शॉप में जो भी चीजें वो बनाते हैं उसको खाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी जनरस। ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस ओल्ड सिटी में, जैसे होता है कि बहुत भीड़ होती है, ट्रैफिक है, बहुत हॉर्न बजते रहते हैं, पॉल्यूशन है। बट डिस्पाइट दैट, if you really want to experience the the authentic city tour, Bikaner is the best place. In the whole walk you can experience the old market, the food, the culture, the havelis, old structures, pottery, and the temples. We have very beautiful temple called भांडाशाह जैन टेम्पल, जो भी लोग बहुत देखने के लिए आते हैं। तो बीकानेर हेरिटेज वॉक विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द सिटी, ओल्ड सिटी की, ये शहर का फील क्या है, इस शहर की रूह क्या है। तो आप इस हेरिटेज वॉक के थ्रू यू कैन एक्सपीरियंस। And recently, because we were working on preserving Bikaner's heritage and Haveli, Brute actually came and they covered the story that why we are losing our Havelis and what is the scenario. So I will show this 1 minute slide video to you.
so many, big ones, small ones, but all in their own way, extremely beautiful and worthy of preservation, if you ask me. Every month, I would say more than two or three Havelis are getting demolished. I'm saying it for last 6 years. So you can imagine that the kind of demolitions we had in last 6 years, more than 50 Havelis have been wiped out from the city. What we are trying to do is we are trying to convince them that this is our pride. You know, we want to make it a public kind of a public movement. I'm not worried. I'm pretty much sure that we are going to lose this town. We are going to lose this heritage very soon unless the government pitch in. But I guess our rich heritage means nothing to you. So as you can see that, of course, Bikaner is losing its heritage very fast, and you can see that this Haveli is no more available right now. It has been demolished, and there is a modern house has been constructed. Both Havelis, left and right, they are no more now. So we have stories of many such kind of Havelis which have been demolished, and Bikaner is becoming a new town now because Haveli owners think that it's a burden for them. There is no revenue, there is no money to restore this, but this is what. And you can see that people are how this demolition process is going on. See these people again, because there is no law. We don't have any laws which can protect these Havelis any longer. So people are selling it out. This stone, this work is going worldwide. This is it's very sad. I mean, all paintings, all these pieces, masterpieces, are going outside Bikaner and even abroad also. Because these Havelis are this city is not only about Havelis and not only about architect. We have so much uh, legacy and the cultural aspect which hasn't been discovered fully to the tourist and all. So every Havelis has its, they put their pata outside their Havelis. Pata means it's a table. It's a big wooden table which people use for sitting and their cultural performances every night. So I'm showing this one slide, which is we called Rammat. Rammat is about say 500-year old tradition in Bikaner, where people perform whole night. The stories, the mythical stories, the the historical narratives stories about different kings and raja, the whole night performances. So I will give you some glimpses that how community is engaged fully to into the music, into the theater. And these are all folk performers. They are not a kind of a trained artist. They are just from the community. So every in the time of Holi, 7 days the city becomes the theater. Every mohalla, every chowk, every pata, there are some cultural performances, some theater performances happens every year, and it is all owned by the community. It is
done by the community. There is no sponsorship, there is no NGO who is involved in this process. And I always say that whatever culture, whatever heritage, whatever, the havelis, whatever we have as a legacy, only community can uh, make it survive. And they should feel proud about it. They should own it. If it is community owned things, the nothing will go, nothing will wipe out. So we have done quite work doing heritage mapping of the city. We have mapped almost all Havelis. The geotagging we have done. We have uh, we have documented all crafts of Bikaner, all sorts of food, the jewelry, the craftsmanship in past. And we are trying to build up this city as a exploration hub, as a research hub. People can come here, students can come here, and they can study architect, food, culture, music, so on. And this is the Bikaner food walk I was talking about. We have so many bazaar in the old city: sabji, chai patti, kapda patti, supari bazaar, main bada bazaar, taxi chowk, chudi bazaar, sabji bazaar. So everything is combined. So in 2 hour walk, you will get a feel of the city. That's the best part of. You don't need to wander here and there. In one walk, you will get the feel of the city, the charm of the city. So this is the Haveli, where its owner actually demolished the whole Haveli, but he decided to create a new house, but to keep the facade as it is. So if you see this facade, it is from the old Haveli, but if you enter in the Haveli, it's completely modern house. So we want to convince people that they can make a new building, but at least keep the facade intact. And here I am sharing in the end a few of the pictures of the Bikaner, the old pictures which we have archived from different sources. So in your right side, there are six big wooden tables which we call pata, where you will find, when you do the walk, you will see these patas, these tables at every outside of the Haveli. And and every year in a ritual, they keep these pata one on another, and people try to sit. It's very old. It's more than 50 years old pictures. You are seeing that people are in the time of Holi, they are sitting on this pata. Now this is not happening. Now this culture is not followed, and now people don't do this. So this is very rare photographs of Bikaner. This is very famous Gangor festival we have in Bikaner. As you can see that Gangor is of course famous in Jaipur also, but Bikaner, in the Gangor festival, the whole old city become a festivity of this festival Gangor. This is very old Gangor picture uh, I have brought for you. This is the making of Usta artist. This is also very old picture where Usta artists are making Usta designs and some Usta on camel skin. This is very famous because, as I told, that Bikaner is very famous for bhujia, and this is very old photograph where the original owner of Haldiram Bhujia Wala is sitting right in his shop in Bikaner Old City. Right now, they don't live here. Now they are very famous. They do business abroad. It's very famous brand now in Bikaner. But this is very old picture where old the owner of the Haldiram Bhujiawala is sitting on his own shop, traditional shop, which still exists in Bikaner. When you do the walk, you can see this shop. Bikaner is very famous for मिश्री. As you can say, the मिश्री जो बनती है वो बाहर आजकल फैक्ट्रियों में बनती है, बट बीकानेर की ये मिश्री जो है बहुत फेमस है बिकॉज ये अभी भी ट्रेडिशनली मटकियों में बनती है. मटकियों का उसका एक प्रोसेस है जो बहुत हेल्दी. ये इसमें बहुत सारे केमिकल यूज नहीं होते, कोई भी केमिकल यूज नहीं होता. और ये मिश्री हेल्थ के लिए और आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल की जाती है. दिस इज द वेरी ओल्ड पिक्चर. यू कैन सी द साइज ऑफ ए मिश्री
का जो पूरा घेरा है वो मटके की साइज का है, क्योंकि मटके के अंदर से निकाली जाती है. इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. नॉट सो मेनी पीपल डू इट नाउ, but yes, this mystery is very famous for Bikaner. So I will give you the overall picture of what we have other than Havelis and music. This is the old camel guy who is fetching water from a pond. Bikaner is known for its ponds and wells. Within the old city, जो जो चार दीवारी के अंदर जो पुराना शहर है उसके अंदर आपको मोर देन 60 वेल्स. कैन यू इमेजिन? ऐसा माना जाता है कि बीकानेर में पानी नहीं मिलता. वहां पे 60 से ज्यादा कुएं इस शहर में थे, जो अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली. गैंग कैनाल आने के बाद सारा पानी वहीं से सप्लाई होता है, बट ट्रेडिशनली वी हैड लॉट ऑफ पॉन्ड्स, लॉट ऑफ वेल्स. पीपल यूज टू गो एंड फेच वाटर फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज. ये आप देख सकते हैं, ये ओल्ड मैन इज सेलिंग ड्राई वेजिटेबल्स. जो हमारे यहाँ पे इस पूरे इलाके में जो भी हरा सब्जियां नहीं होती थी उस समय, तो जो पुराने कैर, सांगरी, फली, इन सबको सुखा के ड्राई करके पूरे साल भर यूज किया जाता था. और उसी का एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ जिसमें इतने सारे और सारे हेल्दी वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे होती थी, जो आजकल लोग खाना पसंद नहीं करते. कैर, सांगरी, ये फली, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे. तो ये ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे ये साधन था. जब यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं थी, तो इन्हीं सब्जियों को सुखा के ड्राई करके पूरे साल भर इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन वाली होती थी. ये एक अंतिम स्लाइड में शेयर करना चाह रहा हूँ जहाँ पे आम जनता, पीछे हवेली है, एक चौक है, पूरा एक पाटा है जहाँ पे लोग बैठ के, एंड दिस इज द नब्ज, द रूह ऑफ बीकानेर, जहाँ पे लोग अपने रूट रूट के साथ जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे लोग इतने भागम भाग वाली जिंदगी से अभी नहीं परेशान है. एंड दे वुड लव टू चिल, दे वुड लव टू सिट विद इन द कम्युनिटी. They want to talk, they want to enjoy, they want to play, they want to indulge in cultural activities, and so on. So Bikaner is a city where you can feel that you have come in the city, जहाँ पे एक एक warmth है, एक एक अपनापन है, एक लोगों में भागदौड़ वाला माहौल नहीं है. Of course there are challenges कि यहाँ पे टूरिस्ट हब इतना नहीं बन पाया है. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक्स बहुत हैं, रोड सही नहीं है, आने वाले टूरिस्ट को बहुत दिक्कतें होती है, मैपिंग नहीं है. ऑफ कोर्स दीज आर द चैलेंजेस. इफ गवर्नमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट put some effort to rectify these issues, Bikaner could become a really very amazing hub for the tourist and for the experiences, not just seeing the monuments and the havelis, but Bikaner can give the 360 degree experience to a person, to a tourist, जो पुराने शहर को देखना और समझना चाह रहा है. Thank you very much for inviting me, and if you guys have any question, if you want to ask, please let me know. Thank you, Mr. Gopal. That was really amazing session. And Bikaner, I mean, from where to start and where to end. I mean, it's kind of a paradise for the woman for shopping and eating and exploring. So vibrant, colorful. Actually, what you started with, ki we knew Bikaner for bhujia, snacks, of course, but the city has lot and lot to, I mean, offer. Thank you so much. There is a question which has been arised by Mr. Desai, and he's asking how many days should we idle to cover Bikaner? Yeah, so right now people are, you know, the general tourist destination, as a tourist destination, they come only for one night. That's how it has been advertised, that we don't have so much to explore. Just go to the fort and Camel Research Institute and the Karni Mata temple and go way back to Jaisalmer, because it is designed. Mr. Gopal, actually, what happens now? The traveling concept is changing drastically. Yeah. Now, people are not interested to see.
only those tourism, I mean, what to say, defined places. They want to go beyond it. They want to explore beyond it. They want to see something new. What else out of the box? I mean, what else is in the Yes. box out of the itinerary? So, because when you have shown us your presentation, the Havelis, I mean, it itself saying so many stories. Same thing like the food corner, the jewelry corner, the craft corner, the Yeah. vegetable corner. I mean, everything. I mean, these are the new things because people want to experience. Now, it's not about travelers; it's about exploration. Exactly. So, so it's a new concept और सही में ये होनी चाहिए. So what I do, I actually do, so whenever people ask me for a general tour, so because I don't run this walk for the tourist, I run this walk for the Bikaneris who don't know about their city. So I Started this started walk this to walk Wow, to so that's this so I so I started walk to to tell Bikaneris that how beautiful the city is, and you were not aware about it. And then when the tourists come, when because I don't run, because I don't have a big team or some agents, I don't work for them. So whenever people come to me, I even don't take them to the places which is on Google. okay. Okay. So you have your own page or something, some blogging blog or some kind Yeah, of. because I'm too much busy in other things also, and I can't put. But I'm trying to create this. I have a simple Bikaner Heritage Walk page, but when people call me, then I suggest them that that's what you can do. I take them to the villages where Okay. we have Because amazing Sufi music. from your presentation, we can understand, we can feel that vibes that it is coming from your heart. You are not just uh, talking the script. You are Yeah. saying from heart. That we can read it. So that's the reason why I'm just asking. I mean, it's a passion for you, or it's a part of your No, I profession. started with my passion because I had a mentor called Krishna Chandra Sharma who worked in archive of Bikaner. And when I was sitting with him, because I was not a person who wanted to do naukri or who wanted to do the tourism, something like that. So he उन्होंने मेरी अंगुली पकड़ के मुझे बीकानेर दिखाया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत बार उस हवेलियों के पास से गुजरा हूं, बट इट डिडंट अपील मी एज एज आई सेड, बट ही टॉट मी, ही शोड मी कि व्हाट दिस हवेली मीन्स और ये शहर है क्या। उन्होंने मुझे बताया कि इसको दाड़िम नगरी, अनार की नगरी क्यों कहते हैं। जब आप इसको ऊपर से देखोगे इस शहर को, ऐसा लगता है अनार है, एक हवेली से दूसरी हवेली ऐसे चिपकी हुई है दानों की तरह। तो उन्होंने मुझे इस शहर को दिखाया, उन्होंने इस शहर से मुझे प्यार करना सिखाया। तो नाउ दिस हैज बिकम माय बिलवड, सो नॉट इवन पैशन। Okay, so now there is one more question. It has been arised by Mr. Tanvir Singh, and he's asking, do you have some mural paintings in its rural zone? What we can do in one full day and unique excursions apart from food walk or heritage walk? So I think I would say that 2 days are enough, 2 nights are enough in Bikaner. And in 2 nights, I mean, you should have full 2 days, I would say, suggest. And there are few villages जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है, आपको अदरवाइज वो नहीं देखने और कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा। जैसे एक गांव है बहुत सुंदर, पूगल, Okay. है ना। पूगल गांव बॉर्डर विलेज है, जहाँ Okay. पे सारे सिंध से, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। वहाँ का उनका रहना, उनका खाना, उनका 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 म्यूजिक, उनका सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू डू वन डे देयर, यू विल सी कि यार ये यहाँ पे जिंदगी में मैं कभी नहीं आ पाता। एंड इट्स Wow. एनफ, योर ट्रिप इज डन, व्हाट एल्स यू वांट। बट कोई Okay. नहीं लेके जाता पूगल। Mhm. तो 2 दिन में ऐसा बहुत कुछ है जो जैसे आप यहाँ पे बंधेज की वॉक कर सकते हो। यहाँ पे बंधेज टाई एंड डाई का बहुत सुंदर काम होता है।
आस पास के गांव में एम्ब्रॉयडरी का बहुत सुंदर काम होता है ना। यहाँ के तालाब बहुत सुंदर है। मतलब मेरे पास तो 10 दिन दिखाने के लिए बहुत है। बट वो है कि किसी को कितना दिन रहना है, उसकी क्या चॉइस है, क्योंकि सबको म्यूजिक पसंद नहीं है, सबको हवेली पसंद नहीं है, सबको खाना पसंद नहीं है। इट्स और ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। आप बीच में सूफी के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर गांव है पूगल, जहाँ पे मीर कम्युनिटी रहती है। क्योंकि मैं बेसिकली, मेरा जर्नी ही म्यूजिकल आर्काइव से शुरू हुआ। मैं आसपास के गांव में घूम के मैंने म्यूजिकल आर्काइव करना शुरू किया। यहाँ की महिलाओं को मैंने आर्काइव किया जो गाती हैं। एंड तो जब मैं यहाँ के गांव, तभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ कुछ देखने मत आओ, यहाँ कुछ भी देखने आओ। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने बोला है। अच्छा, मिस्टर गोपाल, एक और सवाल है। जी। ये मैडम सुकृति रायकर वो पूछ रही है, कैन वी स्टिल विजिट उस्ता आर्टिस्ट? यस, ओके। बिल्कुल, अभी और भी है उसका आर्टिस्ट, उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है। ओके। और बट हाँ, अभी कैमल स्किन पे तो नहीं करते वो लोग, बट हाँ, अभी उनका ट्रेडिशनली काफी कुछ बचा हुआ है। और सर, मतलब खत्म तो होगी नहीं, बिकॉज इट्स रियली discussion will go on and on and on, but we are running out of time. तो आई नो। जाने से पहले बोलते हैं कि आप ना अपना एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर एक बार जरा बता दें, क्योंकि people are जी जी। asking about या email सो ID, your contact number. आप इन्फॉर्म करें तो अच्छा रहेगा, let them note it down if they want to. जी 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 जी। सो शुड आई राइट और शुड आई स्पीक? आई मीन, I think if it is not written on the screen, then you just या सो इट्स 9928522992। और अपना ईमेल एड्रेस अगर आप जरा बोल इट्स सके वेरी तो। सिंपल, gopalpostbox@gmail.com। Okay, gopalpostbox@gmail.com. So that's how you, to my audience, it's like that's how you know where to contact if you want to go to Bikaner, if Yes. you want to We explore have a something. we have a one page called Bikaner Heritage Walk page. You can just go and find my details also there. And also to this web page, you can find Mr. Gopal at any moment, and he will be there to guide you, support you, assist you, everything. I mean, Sure, sure, so anytime. different manner, the way we have heard and we have read about it. I think there will be lots more. एक Yeah. और सवाल, अच्छा, it's not a सवाल, it's like a appreciation. Mr. Desai, he is saying wonderful informative webinar, thank you Mr. Desai for being with Thank you. us and continuously giving us the response, and that is what inspire us, that is what motivate us to go on. And I would like to congratulate everyone that Dekho Apna Desh has become a brand now, so it's Yes. time to celebrate. We have lot to do and lot to cover, but at least one milestone we have. Yes. Congratulations. Yeah. Thank you, Gopal. So it was really very Thank you. interesting. Thank you so much. Then my daughter, she was totally got into it. She was talking about it, and we were discussing when we were listening to you. It's really good. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. On Pleasure. behalf of, yeah, on behalf of Ministry of Tourism and our social media team and our NEGT team and our special Geo team, they have My pleasure. they have given us good support. They are improved. I mean, they are giving us the improved platform, and they're working hard, very hard. So thank you very much, Geo team, for being with Thank you. us, and our lovely audience. Every Saturday, you join us, you listen to us, and it has become a family kind of thing. Thank you very much. So one Jitendra Singh is asking, how can I see the slide again? Okay, for that, what we can do, so we have got this thing, LMS platform for Dekho Apna Desh webinars.
So every webinar after it gets finished, we try to edit the recording, or we to try to get it into a particular time frame, and then we upload it in the YouTube, and the same link is also uploaded in our LMS. So YouTube, you have to go and search, and then if you go to our website, also Ministry of Tourism, you will get it there also. But that LMS platform is specifically for Dekho Apna Desh webinars only. So you can go there and you can see the all the present and every updated webinars there, whatever we have covered under Dekho Apna Desh. So that is the easiest way to visit the slides and all. And for that, you need to register also in the platform. So that is how we also want to have more count in our uh, this portal. So please join us there. That will be, I mean, that will also motivate us that we are doing and it is giving us some kind of good feedback. So with Yeah. that, we would like to thank you all. And I think there is one more somebody has asked. So that's how you can be connected, and you will be getting all notifications about upcoming webinars. You will get all the notifications that the which all webinars have been uploaded on the portal. So all these up to date details will be sent to you, and you will we will be in, I mean, in touch with them. So, add and anything else, Gopal sir, if you want to say in the last No, moment? thank you. Thank you so much again for giving me this opportunity. Yeah, it was a long pending. We were Yeah. talking about it time. It was like 6, 7 months Yeah, yeah, before yeah. we will have the session, and somehow it got extended. I Anyways, know, I I know. No, no worry, no worry. thank you, sir. So we will catch you again for Sure. something more, something specific when it comes to Bikaner or nearby area, if on some particular. Anytime, anytime. So with that, enjoy your weekend and see you next Thank you. Saturday with a new Thank you. topic. Till then, take care. Goodbye.